अब इसमें क्या आयुषी, तो F0 F1 F2 ऐसे देखो बेटा, ठीक है। तो F0 F1 F2 देखोगे तो उसमें 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी। तो 0 और 1 के बीच में जब वैल्यू आएगी तो हम लोग ए को मान लेंगे 0 और बी को मान लेंगे 1, तो अभी आंसर आएगा। अब इतनी जल्दी नहीं आएगा, जैसे इन्होंने 4 स्टेज में ही कर दिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी जो हमने बताया ना कि 0 और 1 के बीच में रूट निकलेंगे, तो उन्होंने 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे देखा कि कहाँ पे अपोजिट चिन्ह हो रहे हैं, तो नियरेस्ट टू वैल्यूज जो होंगी उनको इन्होंने ले लिया। लेकिन ऐसा आप रट के थोड़ी चलोगे कि ये क्वेश्चन हमें रट के जाना है, ऐसे थोड़ी करोगे। तो वो तुम्हें अपने तरह से ही करना है कि इसमें F0 और F1 अपोजिट चिन्ह के हैं। F0 डाल के देखना कोई जरा, 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 में F0 डाल के देखो और F1 डाल के देखो, तो इनके सर चिन्ह एफ अपोजिट हो रहे होंगे। हम्म। सर F0 से सर -2 आया था और F1 से आया था 1.00015 पॉजिटिव। बिल्कुल। तो वहां समझ में आ गई कि इनके चिन्ह अपोजिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में अगर आप निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो रट नहीं सकते हो, किताब को मत देखो। लेकिन सर इस क्वेश्चन में लिमिट भी तो दी है, अप टू 3 या 4 इटरेशन तक दी है, तो उस हिसाब से तो 0.67 आ रहा था। दुर्गेश क्या कह रहे हैं? सर ये कह रहा था कि बुक में सर लिमिट दी है ना कि 0 पॉइंट वो सॉरी अप टू 4 इटरेशन तक करना है या 3 तक। हम्म। तो सर उस हिसाब से तो 0.67 आंसर आ रहा था, लेकिन बुक में दिया है 0.60। किसमें? बुक में वैसे दिया आंसर है कितना आ रहा था? 0.67। और इसमें लेकिन दिया 0.6071, ये दिया है। हाँ, तो तो मतलब वो क्या अपना कहते हैं, मैच कर गया था दो दो लगातार दो प्लेसेस तक। तो मेरा तो 0.67 आ रहा है और उसका आ रहा था 0.60 बुक का। नहीं, हम ये कह रहे हैं तुम्हारा आंसर लगातार 2 डिजिट तक मैच कर गया क्या? हाँ मतलब X2 की और X3 की वैल्यू 1.667 और उसकी भी 1.667 आ रही थी। हाँ, तो फिर तुम्हारा सही होगा, बुक में गलत होगा निश्चित रूप से। तो और तुम्हें सर ऐसी ऐसे करना है कि 0 और 1 के बीच में लेना है, तो 0 और 1 के बीच में जो आंसर है वही आंसर होगा। तो किताब की तरह आप रट नहीं सकते, और रट के कोई क्वेश्चन करना भी नहीं चाहिए, न्यूमेरिकल है, कोई थ्योरम थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ी है। हाँ सर, और से ही वो लॉग वाला था उसका भी थोड़ा अलग आया था, मतलब बुक में दिया है 3.64, मेरा आया हम्म। था 3.54। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा ही सही होगा, बुक में गलत होगा। अच्छा, लॉग में एलओजी वाला लॉग यूज कर रहे हो? हाँ सर, वो लॉग बेस ई वाला ही तो लगाएंगे उसमें। एलओजी वाला लॉग तो बेस ई वाला क्यों होगा, 10 बेस वाला होगा। अच्छा वो के सर ये एल आई एन एल वाले एन से वाला आएगा। एल एन वाला बेस यूज करेंगे उसमें। यस सर, एल एन वाले से आएगा इसका आंसर। हम्म। हाँ सर, वो लॉग मॉग की वैल्यू तो सारी सही थी। हम्म। सर मेरा तो आ रहा है सर 3.64 की वैल्यू में। तो देखो, मैच करो, दोबारा मैच करो, दोबारा मैच करो भाई। सर उसमें 4 इटरेशन तक की लिमिट है ना, तो उस हिसाब से तो 3.54 ही आया था मेरा। तो दुर्गेश बाबू देखो, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
समझ गए? जी सर। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, कोई फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता, ये पता है? हाँ सर, थोड़ा बहुत अगर इधर मतलब 19-20 का थोड़ा अगर रिकॉर्ड ना आए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो नंबर काट दे, एक ही ना दे कि एक्यूरेट ही नहीं है। यूनिवर्सिटी वालों को कुछ भरोसा नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। समझ गए भाई? हाँ सर, और सर एग्जाम की डेट भी आ गई 22 मार्च से, तो सर ये कंप्लीट करवा देते हैं क्या चीज? जो जो रह गया मतलब पूरा। बस ये खत्म, तुम्हारा तो हो ही चुका है। तो कहाँ हो थर्ड चुका है? पेपर में तुम्हें टाइम देना नहीं, बहुत मुश्किल से 2 या 3 दिन देंगे बस, मुश्किल से। थर्ड पेपर जो डिस्क्रीट है ना, उसमें कोई टाइम नहीं देना, बस बुक खरीदो। हम जो क्वेश्चन कराने हैं वो कराएंगे, क्राइम तो केवल के आरजी वालों को देना है बस। सर तुम्हें तो कोई टाइम टाइम देना नहीं। टाइम लगेगा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसे प्रिपेयर करने में भी तो टाइम लगेगा ना। आप तो 3 दिन में करा दोगे। तो चलो, तुम किताब खरीद के लाओ और संडे को बैठ जाओ 2 घंटे के लिए, हो ठीक जाएगा है। खत्म। जो हमें कराना है वो उसके लिए मुश्किल तो 3 घंटे में चाहिए, और जो तुम्हें करना है वो लंबा काम है। ठीक है, अब ठीक जल्दी है। से लिखो जरा सुंदर सी थ्योरम, और सब लोग इसको घोंट के पी जाओ, ठीक है? सर लिखो केआरजी प्रूफ। वाले स्टूडेंट को आप कब तक करा देंगे सिलेबस? तुम्हें करा देंगे, 20 दिन में करा देंगे, डेली पढ़ाना पड़ेगा बस। सर फिर तो रिवाइज कब करेंगे? आप जल्दी से कवर करवा दीजिए इसको। अभी तुम पहले थ्योरम लिखो। लिखो प्रूव दैट, दुर्गेश जो थ्योरम हमने पढ़ाई है उसका भेज पाओगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस का फोटो? वो न्यूटन रैप्सन, ये क्वाड्रेटिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, डाल देता हूँ। डालो जरा। तो लिखो क्वेश्चन, सब लोग लिख लो। प्रूव दैट न्यूटन रैप्सन मेथड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और सीकेंड की भी डाल देना। तो सिद्ध तो करो कि, हाँ, सीकेंड की तो नहीं है, वो आपने करवाई नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं, तो कर लेना आज बैठ के, फिर डाल देना। तो लिखो सिद्ध करो कि न्यूटन रैप्सन विधि में, सिद्ध करो कि न्यूटन रैप्सन विधि में अभिसारिता की दर द्विघातीय होती है। प्रूव दैट रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन न्यूटन रैप्सन मेथड इज क्वाड्रेटिक। तो सिद्ध करो कि न्यूटन रैप्सन विधि में अभिसारिता की दर द्विघातीय होती है। अथवा करके लिख लो, फाइंड सर ऑर्डर ऑफ सर न्यूटन कन्वर्जेंस। रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड हैज अ क्वाड्रेटिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस। न्यूटन रैप्सन मेथड हैज अ क्वाड्रेटिक रेट ऑफ कन्वर्जेंस, लिख लिया? प्रूफ लिखो इसका। सर और करके क्या लिखना था? और करके लिखना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन विधि में, न्यूटन रैप्सन विधि में अभिसारिता की दर ज्ञात करो। फाइंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन। ये दो सिविका ऐसी थ्योरम है कि ये मान के चलो कि इनमें से बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एक थ्योरम आ जाए, ठीक है? तो तुम्हें कोशिश करनी है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को बिल्कुल घोंट के पी जाना है, ठीक है?
लिख लिया? तो देखो शिविका, प्रूफ देखो इसका, बड़ा सुंदर सा थ्योरम है ये। लिखो सब लोग कि माना लेट इक्वेशन, क्या लिखा है दुर्गेश ने? इक्वेशन इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ये क्या मतलब है? जाई लिखा, जाई। तो लेट जाई इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। माना जाई समीकरण एफ एक्स इक्वल टू 0 के मूल की यथातथ मान है। तो माना जाई समीकरण एफ एक्स इक्वल टू 0 के मूल का यथातथ मान है। तो यथातथ का मतलब शिविका ये होता है कि एग्जैक्ट है तो वो 0 कर देगा, एफ जाई इक्वल टू 0 कर देगा, ठीक है। तो जाई यस इज सर। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। जाई समीकरण इतने के मूल का यथातथ मान है। लिख लिया शिविका? हाँ सर। एंड लिखो, एंड लेट एक्स एन, तथा माना एक्स एन का जाई से अंतर एक छोटी राशि एप्सिलॉन एन है। एंड लेट एक्स एन डिफर्स फ्रॉम जाई बाई ए स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन एन, तथा माना एक्स एन का जाई से अंतर एक छोटी राशि, एक छोटी राशि एप्सिलॉन एन है। तो जाई का जो डिफरेंस होगा वो मान लिया एक सूक्ष्म क्वांटिटी है एप्सिलॉन एन। तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज करके देखो एक्स एन माइनस जाई इक्वल टू एप्सिलॉन एन। तो एक्स एन का जाई से जो डिफरेंस है एक्स एन माइनस जाई, वो होगा एप्सिलॉन एन। या एक्स एन इक्वल टू निकाल लोगे तो आएगा जाई प्लस एप्सिलॉन एन, ठीक है। फोटो दुर्गेश ऑनलाइन वाले ग्रुप पे भी डाल देना। तो अभी देखो दुर्गेश, एक्स एन इक्वल टू जाई प्लस एप्सिलॉन एन है। तो एक्स एन प्लस 1 निकालेंगे तो एन की जगह शिविका कितना हो जाएगा? सर n n+1। बिल्कुल। तो एक्स एन इक्वल टू जो लिखा है उसका एक्स एन प्लस 1 निकाल लेंगे तो वो जाई प्लस एप्सिलॉन एन प्लस 1 होगा। अब न्यूटन रैप्सन मेथड सबने पढ़ रखा है, तो क्या होता है शिविका, पढ़ के बताओ। एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू, xn माइनस fxn अपॉन f'(xn)। अब इसमें एक्स एन की जगह और एक्स एन प्लस 1 की जगह दोनों जगह वैल्यू लिख लो। एक्स एन है जाई प्लस एप्सिलॉन एन और एक्स एन प्लस 1 है जाई प्लस एप्सिलॉन एन। तो दोनों वैल्यू एक्स एन प्लस 1 और एक्स एन की वैल्यू यहाँ रखो शिविका, जाई से जाई काट दो और एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल टू जो आया है उसको एक नंबर दे दो। दिख रहा है? हाँ सर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कह लो कि इस चैप्टर की सबसे ज्यादा आई हुई दो चीजें हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड और एक सीकेंट भी अभी बताएंगे तुम लोगों को। तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल टू बचा है एप्सिलॉन एन माइनस एफ ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन अपॉन एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन। आप सबका टेलर थ्योरम कभी पढ़ी है तुमने? हाँ सर पढ़िए। तो देखो टेलर थ्योरम कैसे काम करती है, ये बताओ। एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कितना होता था? सर fx प्लस h f'(x) प्लस h² अपॉन 2 फैक्टोरियल f'(x) प्लस डॉट डॉट डॉट। हाँ तो देखो वही टेलर थ्योरम यहाँ लगी है, एफ ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन। तो ये हो जाएगा एफ जाई प्लस एफ, एच की जगह एप्सिलॉन एन है तो एफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन का होल स्क्वायर और एफ अपॉन 2 फैक्टर एफ डबल डैश जाई प्लस डॉट डॉट। तो अंशतः टेलर थ्योरम याद होगी, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, एच की जगह एप्सिलॉन एन है और जाई एक्स की जगह है। तो ये टेलर थ्योरम हो गई अंशिता। आप बताओ अंशिता, इसमें एप्सिलॉन एन जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो अगर एप्सिलॉन एन बहुत छोटी क्वांटिटी है तो हम उसको क्या करेंगे दुर्गेश बताओ? एप्सिलॉन एन छोटी क्वांटिटी है तो क्या करेंगे दुर्गेश? सर माइनस कर एप्सिलॉन एन, देंगे।
छोटी क्वांटिटी है तो एप्सिलॉन एन की हायर पावर को नेग्लेक्ट करेंगे, और चूंकि जाई रूट ऑफ द इक्वेशन है इसलिए एफ जाई इक्वल टू कितना लिख देंगे, 0। तो ये जो इक्वेशन बनी है सिविका, इसमें एफ जाई जहां लिखा है एक जगह वहां 0 लिख दो, क्योंकि जाई क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो हाँ जाई सर। अगर रूट ऑफ द इक्वेशन है तो एफ जाई कितना, 0। और हायर पावर्स जो एप्सिलॉन एन की है, ये तुमने काट क्यों दिया, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ एप्सिलॉन एन। सर वो नीचे लिखा है साइड में, मतलब अभी तो अपन उसको सॉल्व जाई एफ जाई की वैल्यू रखी है ना। अभी अपन एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, है ना। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो इसी तरह से जैसे इसका एफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन निकाला है, उसी तरह से एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन फिर टेलर थ्योरम लगाएंगे। तो होगा एफ डैश जाई, अगेन लिखते ना, अगेन यूजिंग टेलर थ्योरम। तो पुनः यस टेलर प्रमेय से एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जाई। सिविका समझ में आ रहा कि टेलर थ्योरम अपन ने पहले कहाँ लगाई थी, एफ जाई में, अब कहाँ लगा रहे हैं। एफ डैश जाई। बिल्कुल। तो यहाँ पे सिविका जो टेलर थ्योरम लगी है उसमें भी वही काम करेंगे कि जो हायर पावर्स है उनको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों मान उठा के सिविका फर्स्ट में रख दो, एफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन और एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन, दोनों वैल्यूज को उठाओ और जो 1 नंबर इक्वेशन है उसमें रख दो। तो आप पुटिंग इन 1 करेंगे तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, एप्सिलॉन एन माइनस ऊपर एफ जाई प्लस एन था उसकी वैल्यू लिख दी, नीचे एफ यस डैश सर। जाई प्लस एप्सिलॉन एन थी उसकी वैल्यू लिख दी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल लगेगा, पूरा बहुत व्यवस्थित कराया हुआ है हमने। तो वैल्यू जब लिख दोगे सिविका और हायर पावर को नेग्लेक्ट करोगे तो केवल इतना बचेगा जो सामने दिख रहा है आपको। कितना बचेगा, एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ डबल डैश आई अपॉन 2 एफ डैश आई। ठीक है, ये बचेगा। तो यस सर। इसमें से एप्सिलॉन एन प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन एन स्क्वायर लिख लेंगे और इसका मॉडुलस लेके लिमिट लिख देंगे। तो जो इक्वल टू में सिविका लिखा है ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब हाँ ये सर। हुआ कि एप्सिलॉन एन अपॉन एप्सिलॉन एन स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब जो एप्सिलॉन एन प्लस 1 का रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो स्क्वायर में है, मतलब क्वाड्रेटिक है। तो एप्सिलॉन एन न्यूटन रेफसन विधि में अभिसारिता की दर द्विघाती होती है, समझ गए। तो ये कहानी पढ़नी है, यहाँ पे बहुत सरल है ये। और इसमें जो दो जगह टेलर थ्योरम लगी वहां पे केवल ध्यान देना है, बाकी एक थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दे लो कि ये जो 1 प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई लिखा नीचे डिनोमिनेटर में, इसे जब ऊपर ले जाओगे सिविका तो इनवर्स हो जाएगा। और 1 प्लस एक्स का इनवर्स आपको पता होगा, बताओ सिविका 1 प्लस एक्स का इनवर्स कितना होता है। सर 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऐसे होता हाँ है। तो ये, हाँ बिल्कुल, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, अल्टरनेट प्लस माइनस रहता है, लिख लो। हाँ। 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स आप लिख लो साइड से। 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। तो ये जब लिखेंगे सिविका यहाँ पे तो 1 माइनस एप्सिलॉन एन और ये पूरा आएगा, प्लस इसका स्क्वायर आएगा माइनस इसका क्यूब आएगा। तो चूंकि एप्सिलॉन एन बाहर भी लिखा है स्क्वायर में और अंदर भी एप्सिलॉन एन की पावर आएंगी, तो इन हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, समझ गए बहन जी। हाँ सर। तो इसलिए जब हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमें जो बचेगा वो केवल यही बचेगा, एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ डबल डैश जाई अपॉन 2 एफ डैश जाई। और एफ डबल डैश जाई अपॉन 2 एफ डैश जाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये केवल कांस्टेंट बचेगा। इसका मतलब एप्सिलॉन एन प्लस 1 का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो एप्सिलॉन एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। तो आप ये मान के चलो सिविका ये 6 नंबर है। तो 6 नंबर है ये, और ऐसे 6 नंबर हैं जो तुम्हें खुद को लगेंगे कि ये कम मेहनत में सबसे अच्छा क्वेश्चन तैयार हुआ है। यस बोलो सर। सिविका, हाँ कम सर, ये मेहनत में। क्वेश्चन इजी है। हम्म। सर जो क्वेश्चंस है ना रेगुलर फालसे का, उससे हम्म। मतलब ये जो है थ्योरम ये सही है, छोटी भी है और थोड़ी इजी भी है, क्वेश्चन से अब बहुत ये टाइम बहुत टेक।
सकते हैं। ये इतनी ज्यादा आती है शिविका यहाँ से। एक अभी और है जो थोड़ी कम आती है, कभी कभी आती है, लेकिन फिर भी आती है। तो लिख लो जरा उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे पास, है दुर्गेश? नहीं है? सीकेंट, पहले सीकेंट मेथड लिख लो फिर बात करते हैं। नहीं सर, सीकेंड नहीं है। सीकेंट के क्वेश्चन तो होगा, सीकेंट मेथड और क्वेश्चन। सर क्वेश्चन भी ऐसे ही थोड़े रफली करेंगे, मतलब कुछ समझ ज्यादा आएगा नहीं। कोई बात नहीं, तो हम बता देते हैं इन लोगों को। तो लिखो, सब लोग लिखो सीकेंट मेथड। ये तो सबको करना ही है, न्यूटन रैप्सन विधि में अभिसारिता की दर द्विघातीय होती है, ये तो सबको करना है। और आप लोग सीकेंट मेथड हेडिंग डाल लो, सीकेंट विधि। ठीक है, सीकेंट मेथड हेडिंग डाल लो। सीकेंट विधि डाल ली आयुषी? तो सीकेंट का जो आयुषी फार्मूला है, सबसे पहले तो वो देख लो। सीकेंट का फार्मूला ये लिख लो जरा सब लोग। शिविका दिख रहा फार्मूला सीकेंट मेथड का? सर सही से नहीं दिख रहा, ये है क्या xn+1? हाँ, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस, सर अब इसकी दिख रहा फोटो है? खींच के भेज दो ना सर। फोटो खींच के भेज देते। तो सीकेंट का फार्मूला है ये। अब दिख रहा है शिविका स्क्रीन पे? हाँ सर दिख रहा है। तो लिखो, बोलो क्या लिखा। सीकेंट मेथड पहले लिखना SECANT, ठीक है, सीकेंट विधि। और बताओ एक्स एन प्लस वन इक्वल टू कितना लिखा, नीचे वाला फार्मूला लिखना। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ एक्स एन माइनस वन अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। तो चार मेथड है शिविका यहाँ पे, एक है बाइसेक्शन मेथड, एक है रेगुलर फॉल से, एक है न्यूटन रैप्सन, और आखिरी है सीकेंट मेथड। ठीक है, तो सीकेंट का यस पहले फॉर्मूला लिख लो। और ये एक ऐसा मेथड है शिविका, इसमें ये नहीं देखा जाता कि रूट किन के बीच में है। कोई भी दो वैल्यू अगर तुम्हें दे दी कहीं, तो वहीं से तुम्हारा वो निकल आता है। समझ गए? कहीं से भी वैल्यू दे दी जाए। तो इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें ये नहीं देखना पड़ता कि किन के बीच में है। लिख लिया शिविका? एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन इंटू एफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ एक्स एन माइनस वन अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। तो ये तो है सीकेंट मेथड। पहले इसका क्वेश्चन देख लो, फिर तुम्हें इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस बताते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन लिखो एक, सीकेंट विधि से, या क्वेश्चन भी स्क्रीन पे ही ले आते हैं। इसका क्वेश्चन एक ही है शिविका पूरे किताब में। शिविका ये क्वेश्चन दिख रहा होगा एक, यूज द सीकेंट मेथड, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर दिख रहा है। तो लिखो, यूज द सीकेंट मेथड टू एस्टिमेट रूट ऑफ द इक्वेशन। इनिशियल एस्टिमेट दे रखे हैं 4 और 2, तो x1 और x2 दे रखे हैं 4 और 2। लिख लो क्वेश्चन। सीकेंट विधि से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करो, जबकि प्रारंभिक मान x1 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू 2 है। अंशतः स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? हाँ सर। लिख लो आराम से। सर इसका एक एक बार क्वेश्चन बात बुक में बताओ लिखो यहाँ तो पे, ज्यादा समझ आएगा। क्या कह रहे हैं?
एक क्वेश्चन बोर्ड पे करा दो तो मेथड और क्वेश्चन दोनों समझ में आ जाएंगे अच्छे से। कुछ नहीं समझाना है, सब समझदार हैं, तुम अपनी अकल अपने पास रखो, ठीक है। तुम तो बोर्ड पे समझ चुके हो। तुमने तो इतना इतना पढ़ाने के बाद तुमने नोट नहीं किया। अरे नहीं सर, नहीं पढ़ा मैंने ये, मतलब मैंने यही तक पढ़ा है बस, न्यूटन रेफसन के मेथड के बाद नहीं ली मैंने क्लास। कुछ कुछ समझना नहीं है, केवल फॉर्मूला याद करना है, समझ रहे। केवल फॉर्मूला याद करना है, वो सामने है देखो। एफ एक्स कितना दिया अंशिता, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10, और x1 x2 दे रखे हैं 4 और 2, ठीक है। तो सीकेंड मेथड इन्होंने पहली फॉर्म में यूज किया है, लेकिन तुम लोग जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में यूज कर सकते हो। सिविका बताओ। यस सर। बोलो। सर तो फिर यही, क्या बोलूं? यही बोलो कि ये जो सीकेंड मेथड लिखा है, तो इसी हाँ। इसी तरह से कर लेते हैं। वैसे तो हमने जो अभी लिखाया था वो फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसे सॉल्व करोगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। हम्म। फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, xn+2 इक्वल टू यस सर, दिख रहा है xn-1 माइनस xn-1 माइनस xn अपॉन fxn+1 माइनस fxn। तो ये जो फॉर्मूला है इसे पहले 1 के लिए लगाएंगे, देखो आगे। इसे 1 के लिए जब लगाएंगे हम लोग, तो n की जगह यहाँ पे 1 लिखेंगे। एक्स हाँ ये सही दिख नहीं रहा है, स्क्रीन प्रॉपर नहीं है, दूसरी फोटो डालते हैं। तो ये क्वेश्चन शांत वो दुर्गेश, तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन सीकेंड का आएगा? सर अब बताओ, आपको पता होगा। कभी नहीं आएगा, सीकेंड का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा न्यूटन रेफसन का क्वेश्चन आएगा, या डेरिवेशन, और या फिर बाइसेक्शन का आएगा, ठीक है। तो सीकेंड का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। रेट ऑफ कन्वर्जेंस आ सकता है कभी, बाई चांस, क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता है। तो वो तो हम केवल बता रहे हैं इसलिए कि लोग ये नहीं कहें कि सीकेंट नहीं पढ़ा है। तो देखो अंशिता, देखो n=1 लिखने पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो x3 निकलेगा, जो 9 निकला है। फिर सेकंड x4 निकलेगा, जो 4 निकला है। फिर थर्ड जो है x5 निकलेगा। अंशिता दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। तो कब हम जाके रुकेंगे अंशिता, ये बताओ। सर डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट सिमिलर आ जाए। तो जैसे ही दशमलव के 3 अंक मैच कर जाएंगे वैसे ही मिल रुक जाएंगे हम, ठीक है। तो ये अंशिता केवल बता दिया तुम्हें, आएगा नहीं, तुम्हें भी पता होगा नहीं आएगा ये। जो आ सकता है वो देखो। तो सीकेंड का क्वेश्चन कभी नहीं आया आज तक जिंदगी में यूनिवर्सिटी में, ना कि आरजी में ना यूनिवर्सिटी में। सर ये प्रारंभिक मान दिए थे 4 और 2, सर इनका क्या मतलब था? ये तो अपने मन ये से किए इनिशियल गए। वैल्यू है ना, x1 x2, जो अपन ने देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाते भाई साहब, तो उसमें इनिशियल वैल्यू ही तो लिखेंगे। ये फॉर्मूला देखो, इसमें क्या लिखा, x2 माइनस x1 अपॉन fx2 माइनस fx1 इंटू fx2। तो इसमें x1 और x2 की वैल्यू पता होगी तभी तो रख पाओगे, बोलो। हाँ सर, हाँ। इसलिए प्रारंभिक मान सेकेंड में दिए रहते हैं। इसमें अच्छी बात या बुरी बात यह है कि इसमें रूट का, इस मेथड से रूट का अपोजिट चिन्ह का होना जरूरी नहीं। जैसे और 3 मेथड हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं कि रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह के होंगे तो ही आंसर निकलेगा। इसमें कोई भी इनिशियल वैल्यू ले लो, कहीं से भी ले लो, तो भी आंसर निकलेगा। समझ में आ गई? सर जो वे क्वेश्चन थे ना जो बाई सेक्शन की, और उनमें सर जो लैंग्वेज रहती है, मतलब 2-4 करने के बाद फिर हर एक में लैंग्वेज लिखे, मतलब फर्स्ट लिखे, सेकंड, थर्ड, ऐसे सब में लैंग्वेज लिखते जाए कि डायरेक्ट लैंग्वेज कर क्या होती है उसमें, लैंग्वेज क्या होती है? होती नहीं है सर? F2 बीच होगा, ए और बी है, फिर हाँ नीचे। हाँ, वो तो लिखना ही, वो तो लैंग्वेज नहीं, वो तो क्वेश्चन का पार्ट है। सर ये आठ ऐप है। नौ जैसे उसमें किए गए हैं बुक में सर, उसमें तो उन्होंने 2-3 बार लिखी, फिर उसके बाद डायरेक्ट सारे निकालते नहीं नहीं, चले गए। तुम्हें हर बार लिखनी है कि एफ ए, और तभी तुम्हें पता चलेगा रूट किन के बीच होगा। मान लो एफ ए नहीं, और अपन एफ एक्स थोड़ा जीरो शॉर्ट में अपोजिट नहीं लिख चिन्ह का सकते है। ऐसे? 8-9 एफ 9 ए, तक निकल रही है सर वैल्यू, 10-10 हाँ पड़ रहा है। लिखना लिखना पड़े। जनरली शांत, क्वेश्चन जो आता है ना,
वो उसमें कह देता है कि अप टू 5 स्टेजेस या अप टू 7 स्टेजेस। देखो शांत, एक चीज तुम्हें बता दें बहुत अच्छे इस चैप्टर के बारे में, कि इस चैप्टर के बारे में जिस बच्चे को न्यूटन रैप्सन आती है, तो ये तय मान लो कि इसका क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन का या न्यूटन रैप्सन की डेरिवेशन, इन्हीं में से कुछ एक 6 नंबर में आ जाएगा। बाकी कोई लंबा क्वेश्चन टीचर भी जानता है तो उसको भी पता है, तो वो कोई इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, उसमें लिख देगा कि 5 स्टेप तक करो या 6 स्टेप तक करो। तो वाई सेक्शन का तो जो पहला ही क्वेश्चन है 5 स्टेप तक करो, वही सबसे ज्यादा आया है। हाँ न्यूटन रैप्सन में √12 और √2, ये सबसे ज्यादा आए हुए दोनों क्वेश्चन है। अनसोल्ड तो उठा के देखो, देखो कितने बार ये क्वेश्चन आया है कि 12 का वर्गमूल न्यूटन रैप्सन विधि से ज्ञात करो, ³ 2 का घनमूल न्यूटन रैप्सन विधि से याद करो। समझ रहे? हाँ तो एक बार पढ़ो तो न्यूटन रैप्सन से शुरू करो। सबसे पहले न्यूटन रैप्सन करो, फिर वाई सेक्शन करो, फिर रेगुला फाल्से करो। और जो सीकेंट है इसका, केवल ये जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस हम समझा रहे हैं, इसकी चिट बना के ले जाना है। और आने की चांस तो हाँ कम है, फिर भी अगर आ जाए तो पहले ही पेंसिल से लिख देना या कॉपी में लिख देना, फेंक देना। सबसे पहले इसी काम को करना है, सीकेंट की। अगर आए, वैसे आने की चांस बहुत कम है क्योंकि न्यूटन रैप्सन का ही आता है, ठीक है। फिर भी हाँ ले जाना चिट बना के, और सबसे पहले जो 5 मिनट रहते तब तक टीचर कॉपी देने में, साइन करने में, उनमें लगा रहता है। तो उसमें तुम लोग इसको लिख देना पहले, फिर जब हो जाए तब कर देना। समझ गए अंशिता? अंशिता, हाँ सर। इसकी एक चिट बनानी है, रिड्यूस कॉपी में फोटो कॉपी करा लेना, और इसको तुम्हें चिट ले जानी है। और उसमें अगर देख लेना सबसे पहले आया क्या ये, अगर आया हो तो सबसे पहले नंबर पे सीकेंट कर देना, वैसे न्यूटन रैप्सन ही आएगा, ठीक है। तो अंशिता देखो क्या लिखा क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट मेथड। सीकेंट विधि से या सीकेंट विधि में रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज्ञात करो। तो बता अंशिता, सीकेंट विधि में जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस बेटा निकलेगा, वो सबसे पहले तो सीकेंट का फॉर्मूला याद कर लो। तो सीकेंट का फॉर्मूला सामने दिख रहा होगा कि सीकेंट मेथड से जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है या सीकेंट विधि जो है, वो कैसे लिखते हैं। तो सीकेंट विधि अंशिता दिख रही है कैसे लिखते हैं, कि xn+1 = xn-1 f(x(n). दुर्गेश तुम्हें याद हुई है कि नहीं, xn f(x(n-1) अपॉन f(x(n-1)। सर ये फॉर्मूला अब तो इसमें जो इनिशियल वैल्यूज है, प्रारंभिक मान, तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक मान x0 और x1 है, ठीक है। तो प्रारंभिक मान अगर x0 और x1 है तो हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो जाई की ओर जा रही है। इसका मतलब जो रूट है उनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो जाई है। तो जाई अगर अंशतः एग्जैक्ट वैल्यू है तो एफ जाई कितना होगा, 0, ठीक है। क्योंकि जाई क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अब इनका डिफरेंस जैसे हमने न्यूटन रैप्सन का किया, वैसे ही ये है। ये xn+1 का जाई से अंतर जो है, वो मान लिया एक छोटी राशि en+1 माना इन्होंने। तो तुम्हें जो मानना हो, एप्सिलॉन मान लेना या एप्सिलॉन n मान लेना। तो मान लिया कि वो अंतर en+1 है, तब रख दो जो ऊपर फॉर्मूला है उसमें xn+1 माइनस आई =en+1 लिख दो, तो xn+1 = आ जाएगा। तो यहाँ से en+1 की वैल्यू निकल आएगी अंशिता। तो en+1 की जो वैल्यू निकलेगी वो आपके सामने है इस समय, उसे एक नंबर दे सकते हो। सरल है, बिल्कुल उसी तरह का है जैसा वो है। फिर यहाँ देखो, टेलर थ्योरम लगाएंगे, बिल्कुल वैसा ही है जैसे न्यूटन रैप्सन है। टेलर थ्योरम लगाएंगे, टेलर सबको आती होगी। एफ x + h नहीं, यहाँ x - h लगाना है। तो दीपिका, एफ x - h की टेलर थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, एफ एक्स सर माइनस साइन एच अल्टरनेट हो जाएंगे। अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो वो टेलर थ्योरम लग जाएगी। फिर इस टेलर थ्योरम से जो मान निकला है उसको हम वापस करेंगे एक नंबर पे, और जो आएगा वो वैल्यू जो है आपके सामने है। तो फिर देखो वही हुआ कि जो
आया है एफ डबल डैश आई अपॉन 2 एफ डैश आई, वो एक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ई एन प्लस वन का जो रेशियो है वो ई एन माइनस वन की पावर पी मान लिया अपन ने। अब पी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पी की वैल्यू निकली है 1.618। इसका मतलब जो रेशियो निकलेगा वो 1.618 के रेशियो में निकलेगा। इसका मतलब रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होगी वो 1.618। इसको रट के रखना है सभी बच्चों को, दोनों क्वेश्चन आज के। एक है न्यूटन रैप्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस और एक कौन सा है, सीकेंट का कन्वर्जेंस। शिविका बताओ, न्यूटन रैप्सन का रेट ऑफ कन्वर्जेंस और सीकेंट का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या लग रहा है? सर न्यूटन रेप्सन का तो इजी है। ये उससे और ज्यादा इजी है। ये इसमें वाला कुछ नहीं तो करना, एक बार पढ़ना trigonometry पड़ेगा टाइम निकाल के थोड़ा सा। हाँ। उसमें और इसमें एक रत्ती मात्र का अंतर नहीं है, फिर देखो समझा देते हैं। काम बिल्कुल वही किया है, ठीक है। कि ई एन उसमें अपन ने जाई एन वो कितना एप्सिलॉन एन माना था, इसमें ई एन प्लस वन मान लिया। तो ई एन प्लस वन और ई एन निकाल के फर्स्ट में रख दिए। फर्स्ट में रख के टेलर थ्योरम लगा दी। टेलर थ्योरम को सब्स्टिट्यूट करके जो रेशियो आया है उसको अपन ने अल्फा मान लिया। तो मान लिया कि ई एन प्लस वन इक्वल टू बीटा इंटू ई एन की पावर पी। तो इसका रेशियो निकलेगा वो पी के लिए क्वाड्रेटिक है। तो 1/p+1 इक्वल टू पी निकला है, तो उसे सॉल्व कर लो। तो 1 प्लस माइनस रूट 5/2 निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ वैल्यू निकल आए। तो देखो आज अच्छे करो बुरे करो जैसे भी करो, हाँ तुम्हें दो काम करने हैं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड और रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट मेथड। तो ये हम सभी के ग्रुप पे डाले दे रहे हैं, ऑनलाइन के ग्रुप पे डाले दे रहे हैं, और इसे बैठ के आज तुम्हें करना है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा जो पहला चैप्टर है यूनिट 4 में, इसमें बाइसेक्शन है, रेगुलर फाल्से है, न्यूटन रैप्सन है और सीकेंट है। अंशिता बताओ कहाँ पे परेशानी है? सर अभी तो नहीं है। तो आज समझ गई दो। देखो नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, चिट बना के रिड्यूस कॉपी करके ले जाना। और सबसे पहले जाके अगर सीकेंट बाई चांस आ जाए तो उसी को लिख देना है। और वैसे तो आएगा नहीं तो न्यूटन रैप्सन तो तुम्हें याद हो ही चुका होगा। बोलो शांत, क्या करने वाले हो? सर पढ़ेंगे अभी बैठ के। दोनों चिट नहीं बनाओगे? चिट नहीं भर रही सर। चिट बना के ले जाओ भाई साहब, चिट बना के ले जाओ। अब दिमाग में ही बनाएंगे सर इसकी चिट। तो जो तुम्हें करना तो कर लो, लेकिन इस यूनिट से, इस चैप्टर से ये दो क्वेश्चन हमने तुम्हें दे दिए हैं। चार चार क्वेश्चन दे दिए। एक रूट 12 का न्यूटन रैप्सन विधि से, एक क्यूब रूट ऑफ 2 का, एक रेट ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन की, एक रेट ऑफ कन्वर्जेंस। यूनिट खत्म सर ये? चैप्टर भाई साहब, चैप्टर 3 चैप्टर हैं, एक चैप्टर खत्म हुआ है। अब दूसरा चैप्टर है न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर और एक है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बड़ा है, न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर ठीक ठाक है। तो पहले तो इंटरपोलेशन ही पढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ फॉर्मूले अगर तुम लोग चाहो तो लिख लो आज, जिससे कि तुम्हें कल जो पढ़ाए वो समझ में आ जाए। लिखोगे शांत, क्यों या नहीं अगले टर्म से शुरू सर? हाँ करें नए सर। से? नहीं क्वेश्चन वो सॉरी वो लिखवा दो फॉर्मूले, पढ़ तो लेंगे अगले टर्न पे आएंगे हाँ तो तो उसमें। लिखो फॉर्मूले, लिखो फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले लिखने से क्या होगा, अगले टर्म थोड़ा आसान ही हो जाएगी। दुर्गेश, हाँ सर। तुम ने सही ढंग से लिखे होंगे तो उसी की फोटो भेज दो, बच्चे फोटो देख के अच्छे से लिख लेंगे। देख लेता हूँ सर मैं। हम्म। देख लेता हूँ मैं। हाँ इकट्ठे ही लिखे होंगे, सब इकट्ठे लिखवाए थे हमने। सर वैसे तो ये फर्स्ट चैप्टर में भी ना 6 नंबर का आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? सर वैसे फोर्थ यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में से कोई 6 नंबर का आ जाएगा। 100%, 100%, 100% आ जाएगा।
फर्स्ट चैप्टर से 100% आ जाएगा। फिर भी देखो कुछ चीजें हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 नंबर का इस चैप्टर से नहीं आएगा, तो हमें 2 नंबर का इंटरपोलेशन से ही पढ़ना पड़ेगा। और 2 नंबर का पढ़ना पड़ेगा। प्लस ये है कि अगर तुम लोग लैग्रांजे मेथड और डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ लोगे, या उसमें सिम्पसन ट्रेपेजोइडल पढ़ लोगे, तो भी काम चल जाएगा। तो देखो ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें से आ जाएगा तो बाकी छोड़ दिया, नहीं आया तो। इसलिए हम लोग सिम्पसन ट्रेपेजोइडल और ये सारी चीजें पढ़ के रखेंगे। सर फर्स्ट पेपर तो हो जाएगा सर, थोड़ा सेकंड पेपर लग रहा है टफ है। सेकेंड पेपर अभी बहुत जल्दी दोपहर में हम पढ़ाने वाले हैं। तो ये देखो फॉर्मूले हैं, सब लोग बैठ के लिख लो। सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, अग्र अंतर संकारक। तो अग्र अंतर संकारक है, ये डेल्टा की तरह बनता है, मतलब डेल्टा ही होता है। और इसमें जो वैल्यू आती है वो आती है डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। शांत स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं। अग्र अंतर संकारक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। दूसरा है बैकवर्ड पश्च पश्च अंतर संकारक, ये डायल बनता है नेबला। तो नेबला जो है, नेबला एफ एक्स या डायल एफ एक्स जो है, वो एफ एक्स माइनस एच होता है। फिर होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर। इसकी हिंदी नहीं याद है, हमें देखनी पड़ेगी, अभी हिंदी की बुक से हम देख लेंगे। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर जो है वो ई एफ एक्स होता है। तो ई एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच, और या ई की पावर -1 हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है। तो एक रिलेशन भी होता है डेल्टा में और ई में, कि डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू होता है E-1 एफ एक्स, या डेल्टा इक्वल टू होता है E-1। अंशिता दिखाई दे रहा है सब कुछ? हाँ सर दिख रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो कहानी है अंशिता, वो बहुत सरल है, केवल फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है। तो ये और भी फॉर्मूले होंगे, कुछ और हैं क्या तुर्केश? ये देखो एक डेरिवेशन है, इसको भी आप लोग कर सकते हो, इस डेरिवेशन को, कि डी जो है डिफरेंस ऑपरेटर होता है। अंतिका दिख रहा है डी एफ एक्स? हाँ सर दिख रहा है। तो डी जो बेटा होता है ये डिफरेंस ऑपरेटर होता है। और इसका मतलब आपने बहुत पहले से 12th में पढ़ा होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। सॉरी डिफरेंस नहीं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल का मतलब होता है अवकलन, अवकल संकारक। तो अवकल संकारक जो होता है वो देख लो आपके सामने है। तो ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इसमें हम टेलर थ्योरम में एफ डैश एक्स की जगह डी एफ एक्स लिख के और एक रिलेशन बना लेते हैं, दिख रहा होगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर डिफरेंशियल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो चीजें अभी शांत बैठ के लिख लो, ये 2 पेज हैं, ऑनलाइन हाँ ग्रुप पे डले हुए हैं, बाकी किसी को करवाने हो तो एक दूसरे से करवा लेना। तो ये अंशतः आज तुम्हें एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, बैकवर्ड डायल ऑपरेट डायल या नेबला एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच, शिफ्टिंग ऑपरेटर ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, या ई की पावर -1 है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और ये रिलेशन डेल्टा इक्वल टू E-1 या ई इक्वल टू डेल्टा प्लस 1। और ये डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर एफ डैश जो होता है, या डी कैपिटल डी। तो अंशतः इतना अपनी कॉपी में लिख लो, याद कर लो। कल हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। बोलो अंशिता। हाँ सर। वैसे पढ़ो जरा अच्छे से और देखो क्या क्या कहानी बन रही है। सर कल मतलब अगले टर्म पे ना, या कल? कल तो हम ग्वालियर में ही नहीं है, पहले से डाला हुआ है, छुट्टी है कल की।
और परसों सुबह मिलेंगे 9:15 पे ARG वालों को, स्टेट्स वालों को, सांख्यिकी वालों को, और 10:10 पे तुम लोगों को ज्वाइन करना है और हम सिखाएंगे तुम्हें इंटरपोलेशन, ठीक है। और उसमें करना ये है तुम सब लोगों को कि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो अगर अगर पॉसिबल हो तो एक बार ऑफलाइन जो लोग संभव हो वो आके जरूर मिल लें, क्योंकि ऑनलाइन में कैलकुलेटर जैसे तुम्हें चलाना नहीं आ रहा है, या जब पढ़ोगे तो दिक्कतें भी आएंगी, तो वो सारी दिक्कतें ऑनलाइन में हो सकता है दिक्कत आए। तो हम कोशिश तो करेंगे जो बच्चे दूर हैं उनको भी पूरी मदद करें, लेकिन जो आ सकते हैं वो तो कम से कम ऑफलाइन में आ ही जाए 1-2 बार। बोलो अंकिता, टेस्ट देने आ जाओ, क्योंकि टेस्ट से भी बहुत कुछ पता चल जाएगा कितनी गलतियां हो रही हैं। बोलो शिविका, यस सर। सही बात है कि नहीं? हाँ सर, सही बात है। क्या सही बात है? सर ये कि टेस्ट देना जरूरी, उससे गलतियां पता चलेंगी ना। टेस्ट नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा हम लिख क्या रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला काम यही है कि तुम लोग कोशिश करो कि जहां हो वहीं से टेस्ट दो, या आ सकते हो तो आके टेस्ट दो, ठीक है। ठीक है, करो कोशिश, फिर मिलते हैं परसों सुबह